हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान से अध्याय है 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें हम 2 अंक स्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में यहीं से आएंगे। तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये NCERT के न्यू पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड चैप्टर था पहले वो 1 चैप्टर हो गया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से चैप्टर 1 है। ठीक है, न्यू NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से, ठीक है, तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 2 अंक के आते हैं सभी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी पुष्प का सुसज्जित आरेखीय अनुदैर्ध्य काट करें। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं इस तरह से आप लोग कर देंगे। प्रश्न संख्या 2 आता है, किसी परागकोश का सुसज्जित अनुप्रस्थ काटीय आरेख द्वारा वर्णन करें। तो इस तरह से आप लोग परीक्षा में कर देंगे तो 2 में 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक लघु बीजाणुधानी के विस्तारित परिदृश्य का वर्णन करें। तो इस तरह से आप लोग कर देंगे। ओके, आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 की तरफ। कह रहा है, किसी परिपक्व या स्फुटिक परागकोश का अनुप्रस्थ काटीय आरेख द्वारा निरूपण करें। तो इस तरह से आप लोग कर देंगे निरूपण। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, देख लीजिएगा पिक्चर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, किसी परिपक्व परागकण के अनुप्रस्थ काट द्वारा आरेखीय निरूपण करें। तो इस तरह से आप लोग कर देंगे। अब देखिए, प्रश्न संख्या 6 आता है, परागकण क्या है, कायिक तथा जनन कोशिका में विभेद करें। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे, परागकण नर युग्मकोद्भिद को निरूपित करता है। यह बाहर से कठोर भित्ति से घिरा रहता है जिसे बाह्यचोल कहते हैं तथा आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती है। पहला है इकाई कोशिका, यह आकार में बड़ी तथा प्रचुर खाद्य भंडार युक्त होती है। दूसरा में है जनन कोशिका, यह आकार में छोटा तथा वर्तुलाकार होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कह रहा है, परागण क्या है, कुछ परागनी कारक के उदाहरण दे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, परागण एक प्रक्रम है जिसमें परागकणों का स्थानांतरण या संचारण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक होता है। यह विभिन्न परागनी कारक द्वारा होता है जो 2 प्रकार के होते हैं। ए में है यहाँ पे अजैविक कारक जैसे वायु तथा जल, और बी में है जैविक कारक जैसे मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी आदि। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कह रहा है, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की क्रिया विधि का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, परागण द्वारा यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि सही प्रकार के परागकण का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं। यदा कदा गलत तरह का परागण या दूसरी प्रजाति का या उसी पौधे का वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। पिस्टिल में परागकण को पहचानने की क्षमता होती है कि वह सही प्रकार का है या नहीं। पिस्टिल परागकण को स्वीकार कर पश्च परागण की घटना को बढ़ावा देता है जो निषेचन कराता है। यदि गलत प्रकार का परागकण होता है तो पिस्टिल द्वारा परागकण को अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पर है, पिस्टिल का वह गुण जिससे वह खास प्रकार के परागकण को ग्रहण कर सके या अस्वीकार कर दे, यह परागकण एवं पिस्टिल के बीच की सतह क्रिया विधि पर निर्भर करता है। यह परागकण में मौजूद रासायनिक घटकों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, तो ये गेस पेपर है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 आता है, मोनोकार्पिक फल या पौधे को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उत्तर हो जाएगा, ऐसे पौधे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पादन करता है। ठीक है, तथा इसके बाद इनकी मौत हो जाती है।
अतः ऐसे पौधे मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं तथा इस फल को मोनोकार्पिक फल कहते हैं। सभी एनुअल जैसे गेहूं, धान पौधे तथा द्विवार्षिक पौधे जैसे मूली, गाजर मोनोकार्पिक होते हैं तथा कुछ बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक होते हैं जैसे बांस। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कह रहा है जल परागन का वर्णन करें, इसके विभिन्न प्रकार को लिखें। ठीक है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसमें परागकण का स्थानांतरण किसी परिपक्व परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जल द्वारा होता है। यह करीब 30 प्रजातियों के पौधे में होता है, विशेषकर एक बीजपत्री पौधों में, जैसे यहाँ पे है बेलिसनेरिया, जोस्टेरा आदि। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जल परागन दो प्रकार का होता है। ए में है हाइड्रोफिली, यह जल की सतह के नीचे होता है जैसे जोस्टेरा, और बी में है एपिहाइड्रोफिली। ठीक है, यह जल की स्तर पर होता है जैसे वेलिशनेरिया। ठीक है, पूछ रहा था ना इसके विभिन्न प्रकार को लिखे, तो एक कहने का तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। प्रश्न संख्या 11 था यहाँ पे, कृत्रिम संकरण पर नोट लिखे। नोट लिखने का प्रश्न तो एग्जाम में आते ही रहता है हमेशा, आपको 1 से 2 नोट मिल जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान देंगे सभी नोट पे। उत्तर हो जाएगा कृत्रिम संकरण। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन फसल संवर्धन योजना का एक प्रमुख तकनीक है। इस तकनीक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित परागकण का उपयोग परागण के लिए किया जाए, साथ ही वर्तिकाग्र को अवांछित परागकण के संक्रमण से बचाया जा सके। ऐसा विपुंसन तथा बैगिंग तकनीक से प्राप्त किया जा सकता है यदि कोई मादा पेरेंट्स यदि कोई माता पेरेंट्स द्विलिंगी पुष्प वाला हो तो पुष्प से परागकोश को अलग किया जाता है। स्फुटीकरण से पहले ऐसा एक जोड़ा चिमटा के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इस अवस्था को ही विपुंसन कहते हैं। विपुंसित पुष्प का एक खास आकार के थैला द्वारा ढक दिया जाता है। ये थैला प्रायः यहाँ पर है बटर पेपर का बना होता है। इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं। जब थैला वृत्त पुष्प का वर्तिकाग्र ग्रहण को प्राप्त करता है तो परिपक्व परागकण का संग्रह जो मेल पेरेंट्स से किया गया हो वर्तिकाग्र पर दृष्ट किया जाता है। ठीक है, तथा पुष्प को पुनः बैगिंग कर विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, एपोकार्पस एवं सिनकार्पस यहाँ पे गाइनेशियम में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एपोकार्पस गाइनेशियम, यहाँ पे सिनकार्पस गाइनेशियम। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कार्पेलस एक दूसरे से अलग होते हैं और यहाँ पे कार्पेलस आपस में फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पर एक अंडाशय में एकल प्लेसेंटा होता है और यहाँ पे प्लेसेंटा की संख्या एक से अधिक होती है। और यहाँ पे अंतर है तीसरा में अंडाशय हमेशा एक अंडकोशी होता है और यहाँ पे अंडाशय इधर हो जाएगा अंडाशय यूनिलोक्यूलर से मल्टीलोक्यूलर तक हो सकता है। ठीक है, आइए चलते 4 में, यह प्रायः समूह फल होता है और यहाँ पे फल हमेशा एकल होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 13 की तरफ, जो कि यहाँ पे दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए उत्तर हो जाएगा अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो देखिए इधर अलैंगिक जनन, इधर लैंगिक जनन, 2 अंक के प्रश्न परीक्षा में इसी तरह से आएंगे, आपको लिखना है। तो यह निम्न श्रेणी के अकशेरुकी व कशेरुकी सहित साधारण संरचना वाले पादप में होता है और लैंगिक जनन में यह प्रायः सभी जंतु एवं उच्च पादप में होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे यह हमेशा यूनिपेरेंटल होता है, यह प्रायः बाईपेरेंटल होता है। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक हमेशा बनता है। इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन होता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है एक लिंगता से क्या समझते हैं। देखिए उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा।
एक लिंगी पुष्पों में पर परागण ही होता है, अर्थात एक लिंगाश्रयी पौधों में परागण का यही एक साधन है। उभयलिंगाश्रयी पौधों में पर परागण असफल होने पर स्वपरागण होता है। ठीक है, पुष्प की इस अवस्था को यहाँ पे है गेटेनोगेमी। ठीक है, तथा ऐसे पुष्पों को यहाँ पे है गेटेनोगेमस पुष्प कहते हैं। आइए चलते प्रश्न संख्या 15 की तरफ। कह रहा है संबंधितता से क्या समझते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। कह रहा है तो उत्तर हो जाएगा, जब एक पुष्प के जायांका वर्तिकाग्र उसी पुष्प के परागकणों से परागित नहीं होता है, तब इस अवस्था को संबंधितता कहते हैं। आलू, मटर इत्यादि पौधे इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, अंड समुच्चय क्या है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, यह बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाओं का समूह है। इसमें बीच में अंड कोशिका एक होती है तथा उसके दोनों ओर एक सहायक कोशिका पाई जाती है। अंड कोशिका में नीचे की ओर केंद्रक होता है और ऊपर की ओर रिक्तियां होती है। यहाँ पर है सहायक कोशिका में अंगुलियों की तरह की संरचनाएं होती है, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं। सहायक कोशिका में केंद्रक ऊपर की ओर तथा रिक्तिका नीचे की ओर होती है। एक भ्रूण कोश में केवल एक अंड होता है। प्रश्न संख्या 17 आता है, ऑटोगैमी पर संक्षिप्त नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा, यह एक प्रकार का स्वपरागण है जिसमें एक पूर्ण अवस्था यानी कि इंटरसेक्सुअल पुष्प का अपने ही परागकण द्वारा परागण होता है। यह तभी संभव है जब परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के समीप हो तथा परागकण का निकलना एवं वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण करना एक साथ हो सके। यह 3 विधि से होता है। यहाँ पे है होमोगैमी, यहाँ पे क्लिस्ट्रोगैमी एवं कली परागण। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे जैसे पराग कोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है। वस्तुतः बीजाणु जनन कोशिकाएं जब लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का कार्य करती है, तब उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणु यानी कि स्पोर्स बनते हैं। इसे ही लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये चारों बीजाणु चतुष्कों में विन्यासित होते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है, आगे है यहाँ पे थोड़ा सा और क्वेश्चन है यहाँ पे बचा हुआ। पराग मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, अतः प्रत्येक मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फलस्वरूप चारों लघु बीजाणु और परागकण का निर्माण होता है, जो स्फुटन के साथ मुक्त होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, बहिर्प्रजनन ठीक है की तकनीक का वर्णन करें, यानी कि आउट ब्रीडिंग। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अधिकतर पुष्पी पौधों द्वारा उभयलिंगी ठीक है पुष्प का उत्पादन होता है तथा परागकण लगभग उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के स्पर्श में होता है। सतत स्वपरागण के परिणाम स्वरूप अंतःप्रजननी अवसाद होता है। पुष्पीय पौधों में स्वपरागण को रोकने के लिए कई तकनीक है तथा पर परागण को बढ़ावा देता है। कुछ प्रजातियों में यहाँ पे है परागकण का बाहर आना तथा वर्तिकाग्र की यहाँ पे है ग्रही साथ साथ नहीं हो पाता है। या तो पहले परागकण विमुक्त होता है या पहले वर्तिकाग्र यहाँ पे ग्रही होता है। ठीक है, अथवा वर्तिकाग्र पराग के निकलने के बहुत पहले ही ग्रही हो जाता है। दोनों प्रकार का तकनीक यहाँ पे स्वगामी को रोकने का काम करती है। स्वपरागण को रोकने का एक दूसरा तकनीक है एक लिंगी पुष्प का उत्पादन। यदि किसी पौधे पर नर तथा मादा पुष्प मौजूद हो तो यह स्वगामी को रोकता है, पर यहाँ पे है गिटोनोगैमी को नहीं, जैसे रेडी एवं मक्का। ठीक है,
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 है। गिटेनोगैमी पर टिप्पणी लिखें। उत्तर हो जाएगा यह एक प्रकार का पर परागन है जिसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, चाहे वह उसी पौधे के पुष्प हो या आनुवंशिक रूप से समान पौधे हों। यहाँ पे गिटेनोगैमी में पुष्प प्रायः रूपांतरण को प्रदर्शित करता है, जेनोगेमी या पर परागन की तरह ही। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कह रहा है आरेनोटोकी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बहुत महत्वपूर्ण। इस प्रकार की अनिषेक जनन में अंडों द्वारा सिर्फ नर संतति ही उत्पन्न होते हैं, जैसे रोटिफर्स, मधुमक्खी, टिड्डा आदि। ओके, प्रश्न संख्या 22 है। हर्कोगेमी पर नोट लिखे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर्कोगेमी क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 अंक के पूछ दिए जाते हैं। तो हर्कोगेमी एक प्रकार का यांत्रिक तरीका है स्वपरागन को रोकने का तथा पर परागन को बढ़ावा देने का। ठीक है, और यहाँ पे है केल्मिया में पराग कोष कोरोला पॉकेट के अंदर होता है, जबकि साइप्रिपेडियम में वर्तिकाग्र कीट के प्रवेश मार्ग के पास तथा परागकण बहिर्भाग के पास होता है। यहाँ पे केलोट्रोपिस तथा आर्किड्स में परागन परागपिंड में रहता है जो कीटों द्वारा भरा जाता है। प्रश्न संख्या देखिए 23 आता है। वायु परागन यानी कि एनीमोफिली का वर्णन करें। ये क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है उत्तर में। यह एक तरह का पर परागन है जिसमें एक परिपक्व पराग कोष से परागकण की स्थानांतरण किसी पिस्टिल के वर्तिकाग्र पर वायु के द्वारा हो वायु परागन कहलाता है, जैसे मक्का, नारियल, खजूर इत्यादि। प्रश्न संख्या 24 आता है। यहाँ पे परिपरागन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टिप्पणी लिखें, लेख लिखें, ठीक है, वर्णन करें, संक्षिप्त व्याख्या करें। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ध्यान देना है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यह एक खास प्रकार का एलोगेमी है जो पक्षी द्वारा संपन्न होता है। इसके लिए खास प्रकार की पक्षी होती है। ये आकार में छोटा परंतु लंबी चोंच वाला, ध्यान देंगे, आकार में छोटा लेकिन लंबी चोंच वाली होती है। ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है सनबर्ड्स जो कभी कभी पुष्प पर ही आराम करते दिख जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे पक्षी के उदाहरण है कौवा, तोता एवं मैना। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 आता है। वायु परागित, ठीक है, यानी कि एनीमोफिली पुष्पों के अनुकूलन बताइए। उत्तर हो जाएगा सामान्यतः एक लिंगी तथा नारियल, खजूर, मक्का, घास इत्यादि की विभिन्न जातियों में परागन वायु द्वारा होता है। ठीक है, इनमें परागकण बड़ी संख्या में सूक्ष्म, सपाट व शुष्क होते हैं, अतः वायु की दिशा में परागकण बहुत दूरी तक गति करते हैं। चीड़ के पंख युक्त परागकण जनक पादपों से कई सौ किलोमीटर दूर तक पाए जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 26 की तरफ, जो कि यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है जूफिली का वर्णन करें। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकता है जूफिली। ठीक है, तो हिंदी में भी आपको बोल सकता है। तो ध्यान देंगे क्या है। देखिए, ये जू कहने का मतलब जंगली जानवर, जंगली जानवर नहीं, जानवरों, जू मतलब चिड़ियाघर इस तरह से होता है ना, तो यह जानवरों द्वारा परागण कराने को कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जानवर परागण कारक के रूप में कीट होते हैं, जबकि अन्य कारक है पक्षी, चमगादड़, घोंघा आदि। इसके अलावा कभी कभी कुछ प्राइमेट्स जैसे लीमर, ध्यान देंगे प्राइमेट्स का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे लीमर, वृक्षवासी मूसक तथा सरीसृप जैसे गार्डन लिजार्ड भी इस तरह के परागण में भाग लेते हैं। यहाँ पे है जूलोफाइलस पुष्प यदाकदा खास प्रकार के जानवरों द्वारा परागित होता है। मधुमक्खी तथा तितली द्वारा अधिक से अधिक पुष्पी पादप का परागण किया जाता है। इसके 2 प्रमुख कुल है, यहाँ पे है एस्टेरेच एवं यहाँ पे है लेमिनेंस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। कह रहा है पोलोकार्पिक पौधों का वर्णन उदाहरण सहित करें। उत्तर हो जाएगा ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, पुष्पाच्छादन। ठीक है,
बारंबार एक अंतराल पर प्रतिवर्ष होते रहता है। जैसे सेब, आम, नारंगी ऐसे पौधे पुष्पाच्छादन एवं फलन के बाद नहीं मरते हैं। ये प्रतिवर्ष एक खास समय में पुष्पाच्छादन करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है यहाँ पे, परागकण उत्पाद का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा परागकण उत्पाद एक रासायनिक पदार्थ है जो खासकर मधुमक्खियों द्वारा परागण से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है, जैसे नेचर केयर, श्रृंगार संबंधी तथा खाद्य पूरक के रूप में। परागकण पोषक पदार्थों से परिपूर्ण होता है, जैसे प्रोटीन 7 से 26%, कार्बोहाइड्रेट 24 से 48%, वसा 0.9 से 14.5%। ठीक है। इसका उपयोग स्वास्थ्य सुधार के लिए टेबलेट या सिरप के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है पराग एलर्जी क्या है। उत्तर हो जाएगा विशेषकर वायु परागित प्रजाति के परागकण का उत्पादन बृहद संख्या में होता है। ये हवा में तैरते रहते हैं तथा श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। इससे कुछ व्यक्ति में एलर्जी हो जाता है यहाँ पर, जिसमें श्वास संबंधी विकार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे है राइनाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। परागकण एलर्जी के प्रमुख कारक है। कैरोट ग्रास ध्यान देंगे, जिसे गाजर घास भी कहते हैं। पार्थेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रवेश भारत में दूषित गेहूं के साथ हुआ तथा धीरे धीरे समूचे देश में फैल गया। तो गाजर घास और पार्थेनियम को यहाँ पे खरपतवार भी बोलते हैं। ठीक है। परागकण एलर्जी के अन्य स्रोत यहाँ पे ध्यान देंगे, चिनोपोडियम, यहाँ पे अमरेंथस, सोरगम इत्यादि। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 आता है, कह रहा है द्वितीय निषेचन से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर द्विगुणित यानी कि युग्मनज डिप्लॉयड जाइगोट बनाना तथा द्वितीय केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यह केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। द्विनिषेचन की खोज नावाश्ची ने 1898 में किया था। ये बात आपको याद रखनी है। द्विनिषेचन की खोज नावाश्ची ने 1898 में किया था। प्रश्न संख्या 31 आता है त्रिसंलयन। ठीक है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। भ्रूणकोश एम्ब्रायो सैक के अंदर दूसरे नर युग्मक का केंद्रक द्वितीय केंद्रक से संलयन कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। चूंकि इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, बराबर 2 पोलर केंद्रक तथा तीसरा नर युग्मक, अतः इसे त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आइए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है दोहरे निषेचन के महत्व का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा द्विनिषेचन का आवृतबीजी पौधों में विशेष महत्व है। यदि पौधों में केवल यहाँ पे संयुग्मन यानी कि सिंगैमी का हो और त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन नहीं हो तो भ्रूणपोष नहीं बनेगा। फलतः अविकसित भ्रूण वाला बीज बनेगा या बीज भ्रूणहीन होगा। प्रश्न संख्या 33 चलते हैं। यहाँ पे भ्रूण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रख लेनी है। भ्रूणकोश या पुट्टी के बीजांड द्वारा सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विकसित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। युग्मनज प्राक भ्रूण यहाँ पे आगे आता है के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष गोलाकार, हृदयाकार तथा परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। प्रश्न संख्या 34 है केंद्रकीय भ्रूणपोष से क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन मुक्त केंद्रकीय यानी कि फ्री न्यूक्लियर होता है। इस प्रकार के विभाजन में केंद्रकों के बीच भित्तियां नहीं बनती। अंत में कोशिका भित्तियों के बनने के कारण संपूर्ण भ्रूणपोष कोशिकीय सेलुलर हो जाता है। जैसे नारियल का भ्रूणपोष केंद्रकीय होता है। इसे द्रव्य यहाँ पे
यहाँ पे सिस्टियम, लिक्विड सिस्टियम भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 आता है, माध्यमिक या होलोबियल भ्रूणपोष क्या है? उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनाती है। उनमें एक बड़ी होती है तथा दूसरी छोटी। बड़ी कोशिका को माइक्रोपाइलर चैम्बर तथा छोटी को यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहते हैं, तो चैलेंजल चैम्बर कहते हैं। माइक्रोपाइलर चैम्बर के केंद्रक में विभाजन के द्वारा मुख्य भ्रूणपोष बनता है। यह एक बीजपत्री पौधों के होलोबी समुदाय में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, किसी आवृतबीजी पौधों में निषेचन का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। बीज वाले पौधों में नर युग्मक को मादा गेमेटोफाइट के अंडे के करीब पराग नलिका द्वारा लाया जाता है। इस क्रिया को सिफनोगैमी कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा बड़ी संख्या में परागकण का अंकुरन वर्तिकाग्र के ऊपर होता है। ठीक है। सिर्फ इसका पराग नलिका ही इस कार्य को करता है। पराग नलिका अंतरकोशीय तथा केमोट्रोपिकली बढ़ता है। कैल्शियम बोरॉन यहाँ पे है आइनोसाइट्रोल शर्करा द्वारा संगठित जटिल रचना की यहाँ पे संवेदी ग्रहण द्वारा यहाँ पर है परागण का स्थानांतरण पराग नलिका में काई केंद्र के अलावा दोनों युग्मक द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 37 है, यहाँ पे पेरिस्पर्म तथा एंडोस्पर्म की तुलना उदाहरण सहित करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक है। यह बीज के अनवरत न्यूक्लियस के अवशेष को प्रतिनिधित्व करता है। यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन से विकसित होता है। यह बीज के भाग से संबंधित है। यह संचित भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। ठीक है। आइए चलते हैं आगे। यह प्रायः शुष्क होता है जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर। यह प्रायः द्रव्य के रूप में रहता है। ठीक है, अर्थात मुलायम भाग है जैसे नारियल का पानी। प्रश्न संख्या 38 आता है, मरोद भेदी। ठीक है, सेप्रोफाइटिक तथा युग्मी भेदी यानी कि गेमिटोफाइटिक यहाँ पे जनरेशन से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, पौधे के जीवन चक्र में यहाँ पे है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अगुणित बीजाणु द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित यहाँ पे वंशज में निर्मित पादप निकाय तथा युग्मक से द्विगुणित युग्मज उत्पन्न होता है जिसे गेमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं तथा ऐसे पादप निकाय को यहाँ पे है गेमेटोफाइट कहते हैं। ओके, आइए अब चलते हैं इसके आगे। कह रहा है, परंतु निषेचन के बाद जायगोट द्वारा द्विगुणित वंशज से बना पादप निकाय अंतिम रूप से लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाता है जिसे स्पोरोफाइट वंशज कहते हैं। अतः किसी भी पौधों में स्पोरोफाइट के मौजूदगी के बाद होता है, अतः इसे एकांतर चक्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लिए जाते हैं 2 अंक के क्वेश्चन। मोनोकार्पिक एवं पॉलीकार्पिक पौधों में अंतर स्पष्ट करें। फर्स्ट में मोनोकार्पिक पौधे और यहाँ पे सेकेंड में है पॉलीकार्पिक पौधे। तो ऐसे पौधे अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही पुष्प देते हैं। ऐसे पौधे प्रति वर्ष खास मौसम में पुष्प देते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे पौधे प्रायः वार्षिकी या द्विवार्षिकी होते हैं। ऐसे पौधे बहुवार्षिकी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे पौधे यहाँ पे पुष्पन एवं फल स्खलन के बाद मर जाते हैं जैसे धान, गेहूं, मूली इत्यादि। ऐसे पौधे पुष्पन एवं फल स्खलन के बाद नहीं मरते जैसे सेब, आम, अंगूर इत्यादि। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 40 है, यहाँ पे एग्रेट तथा कंपोजिट फल क्या है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एग्रेट फ्रूट्स यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट। ऐसे फल बहुकार्पल्य पुष्प से विकसित होता है। ऐसे फल संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर है ऐसे फल समूह में विन्यासित होते हैं जिसे सामूहिक रूप से इटेरियो कहते हैं, जैसे ड्रिप्स का इटेरियो, बेरी का इटेरियो आदि। यहाँ पे ऐसे फल 2 प्रकार के होते हैं जैसे
सोरोसिस जैसे यहाँ पे जैक फ्रूट तथा साइकोनस जैसे फाइकस। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 आता है, किसी आवृतबीजी पौधे के द्विबीजीय एवं एक बीजीय में अंतर करें। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे है द्विबीजी एक बीजी, यहाँ पे आधारी कोशिका 6 से 10 कोशीय यानी कि सस्पेंसर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आधार कोशिका द्वारा एक कोशीय सस्पेंसर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे है टर्मिनल सेल से भ्रूण उत्पन्न होता है, अपवाद में यहाँ पे रेडिशन। ठीक है, यह संपूर्ण भ्रूण को बनाता है। इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, इसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। कुछ क्वेश्चन और हैं 2 से 3, तो आइए उससे भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भ्रूणपोष की घटक कोशिकाओं का नाम दे। उत्तर हो जाएगा, भ्रूणपोष की घटक कोशिकाएं निम्नलिखित है। ए में है अंडा, बी में सहायक कोशिका एन, सी में है द्वितीय केंद्रक 2n और डी में एंटीपोडल कोशिका यानी कि एन। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 आता है, अनिषेक फल क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको MBBI क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा। कह रहा है अनिषेक फल क्या है, इस प्रक्रिया से बने एक फल का नाम दे। यदि किसी फल का विकास बिना निषेचन के हो तो इसे अनिषेक फल कहते हैं, जैसे अंगूर। ठीक है, आइए चलते। प्रश्न संख्या 44 है, बहुभ्रूणता के कारण का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बहुभ्रूणता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट में है जब बीजांड ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रायो सेक हो। दूसरा में है जब भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका यानी कि एग सेल हो। तीसरा में है जब निषेचन के पश्चात अंड कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण हो। 4 में है जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष की बाहरी कोशिकाओं से हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 जो कि लास्ट है, बहुभ्रूणता के महत्व का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा फर्स्ट में, बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक ही तरह के पौधों का निर्माण किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में है पुत्री पौधों यानी कि डॉटर प्लांट्स में मातृ पौधों के गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छा सा कमेंट कर दे। चैनल पे नया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नोट्स प्राप्त करना है तो सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे चैनल का नेम तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे PDF अवेलेबल है जहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरह से जाए, मेहनत करते रहिए, NCERT बुक को पढ़ते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन आंसर NCERT के करते रहिए। आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।